बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शन पॉइंट एनालिसिस का पढ़ा था कि फंक्शन पॉइंट एनालिसिस को हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक साइज़ मेजरिंग प्रॉब्लम्स के लिए हम फंक्शन पॉइंट एनालिसिस को यूज़ करते हैं। और फंक्शन पॉइंट एनालिसिस में हम अपने सिस्टम को डिफरेंट मॉड्यूल्स के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनैलिटी डिवाइड करते हैं और उसके अंदर फिर हम उनकी एक्सटर्नल इनपुट, एक्सटर्नल आउटपुट, फिर इंटरनल लॉजिकल फाइल्स, एक्सटर्नल लॉजिकल फाइल्स, इंक्वायरीज, ये हमने कुछ वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है और उसके बाद हम अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट का जो है तो वो कैलकुलेट करते हैं। फिर डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस, फिर टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टर, और उसके बाद हम फार्मूला में वैल्यू पुट करके हमारे पास फंक्शन पॉइंट की वैल्यू निकल आती है और उसकी बेस के ऊपर हम फिर डिसाइड करते हैं कि हमारी इसमें कितनी एफर्ट लगती है और हमने इस प्रोजेक्ट को कितना चार्ज करना है या इसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए। ठीक है, इससे हमारे पास एक सिस्टम का जो एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू है वो हमारे सामने आ जाता है कि हमारे ये जो हमारे पास एक प्रोजेक्ट आ रहा है इसके अंदर कितने नंबर ऑफ मॉड्यूल्स होंगे या फंक्शंस कितने होंगे और हमारी इसमें कितनी एफर्ट पुट होगी। तो इसके बाद हमारे पास जो अभी नेक्स्ट मॉडल आ रहा है वो है कोकोमो मॉडल, जिसको हम कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल कहते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। और ये जो कोकोमो मॉडल है ये भी कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। तो द कोकोमो मॉडल प्रिडिक्ट्स द एफर्ट एंड ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ये कोकोमो मॉडल जो है ये बेसिकली क्या करता है, किसी भी प्रोजेक्ट की जो एफर्ट होती है, मतलब हमारी उसमें कितनी एफर्ट लगते हैं, फिर टाइम कितना उस प्रोजेक्ट को कंप्लीशन में लगेगा, इसके साथ साथ कितने जो है तो स्टाफ हमें रिक्वायर्ड है एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये हम कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल के थ्रू कैलकुलेट कर सकती हैं। मतलब जब आप फ्रीलांसिंग में काम करते हैं या ऑनलाइन काम करते हैं तो एक प्रोजेक्ट आपके पास आता है जिसमें 3 या 4 फंक्शंस हैं। ठीक है, और एक प्रोजेक्ट आपके पास आता है जिसमें 10, 15 या 100 फंक्शंस हैं। तो ऑब्वियसली उन दोनों की प्राइसिंग तो डिफरेंट होगी, कॉस्ट डिफरेंट आप चार्ज करेंगे। तो इसलिए फिर हम ये कॉस्ट एस्टिमेशन टेक्निक्स को पढ़ते हैं कि हम उसकी जो सही कॉस्ट है वो अपने क्लाइंट से चार्ज कर सकें। तो कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल हम बेसिकली जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट कॉस्ट होती है उसको एस्टिमेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो फर्दर हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले कोकोमो 81 को अगर हम डिस्कस करें तो ये जो कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल है ये बेसिकली इसके 3 डिफरेंट आप कह सकते हैं कि मोड्स हैं। ठीक है, देर आर 3 टाइप्स, आप कह लें कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ कोकोमो मॉडल। ठीक है, पहला मॉडल को हम कहते हैं बेसिक कोकोमो मॉडल, दूसरे को हम कहते हैं इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल और तीसरे को हम कहते हैं एडवांस कोकोमो मॉडल। ठीक है, अब ये जो बेसिक इंटरमीडिएट मॉडल है ये हम यूज़ करते हैं उन प्रोजेक्ट्स के लिए कि जिनमें इनोवेशन इतनी ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती। ठीक है, या जो आप कह सकते हैं कि जो छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें 2 या 5 लोग काम करते हों। ठीक है, और उन प्रोजेक्ट्स के लिए कि जिनकी उन प्रोजेक्ट्स के लिए हम यूज़ करते हैं जिसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस डेवलपर मौजूद हो और आपको पता है कि इस प्रोजेक्ट में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो उसके लिए फिर हम बेसिक मॉडल को यूज़ करते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट मॉडल हम उन प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं जिसमें हम कुछ ना कुछ इनोवेशन रिक्वायर्ड हो। ठीक है, फिर इनोवेशन रिक्वायर्ड हो, फिर इसके लिए प्रोजेक्ट की डेडलाइन को भी आपको फॉलो करना पड़े, फिर आपके पास इतने ज़्यादा जो डेवलपर्स एक्सपर्टीज़ हैं वो भी आपके पास अवेलेबल इतनी ना हो। आप ये समझ लें कि 50% आपको अपने प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन है और 50% अगर आपको आपके प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, न्यू डेवलपर्स को हायर करना पड़ेगा, तो फिर आप इंटरमीडिएट मॉडल की तरफ जाएंगे। ठीक है, और एडवांस मॉडल जो मॉडल है कोकोमो का ये बेसिकली है रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए। ठीक है, और इसमें जो डेडलाइन होती है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है। आप डेडलाइन को मीट करना आपका टारगेट होता है, फिर आपने इनोवेशन भी लानी है। ठीक है, आपके पास जो स्किल्स हैं वो भी होनी चाहिए, रिक्वायर्ड स्किल्स। और एडवांस कोकोमो मॉडल आप तब यूज़ करते हैं उन प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं कि वैसे प्रोजेक्ट्स आपने पहले ना किए हों और आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि आपने कैसे काम करना है, तो फिर आपको हर चीज़ बहुत तरीके से और सोच समझ के करनी पड़ेगी। और जहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे उनके लिए फिर आप एडवांस कोकोमो मॉडल को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये जो 3 हैं ये तो आगे कोकोमो मॉडल, जो पहला है बेसिक, फिर है इंटरमीडिएट और उसके बाद है एडवांस। अब ये जो 3 मॉडल्स हैं ये 3 बेसिक मोड्स में काम करते हैं।
ठीक है। ये जो मैंने 3 आपको मॉडल बताए हैं, बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस, ये 3 मोड्स में काम करते हैं। वो कौन से मोड्स हैं? ऑर्गेनिक, एम्बेडेड एंड सेमी डिटैच। मतलब कि अगर मैं ये सिलेक्ट करता हूँ कि मैंने बेसिक कोकोमो मॉडल को यूज़ करना है, तो बेसिक कोकोमो मॉडल भी ऑर्गेनिक, एम्बेडेड और सेमी डिटैच तीनों मोड्स में काम कर सकता है। अगर मैं ये सिलेक्ट करता हूँ कि मैंने इंटरमीडिएट मॉडल को फॉलो करना है, तो इंटरमीडिएट मॉडल भी ऑर्गेनिक, एम्बेडेड और सेमी डिटैच तीनों मोड्स के लिए काम कर सकते हैं। और अगर मैं ये सिलेक्ट करूँगा कि मैंने एडवांस मॉडल को यूज़ करना है, तो एडवांस मॉडल भी ऑर्गेनिक, एम्बेडेड एंड सेमी डिटैच तीनों मोड्स में काम करेगा। ठीक है, मतलब 3 हमारे पास कोकोमो मॉडल हैं और इन तीनों मॉडल के लिए 3 मोड्स हैं कि जिन मोड्स के अंदर ये मॉडल्स काम करते हैं। अब अगर हम ऑर्गेनिक मोड की बात करें, ठीक है, कि ऑर्गेनिक मोड में क्या होगा, रिलेटिवली स्मॉल सॉफ्टवेयर टीम्स के, मतलब अगर आपके पास छोटी सॉफ्टवेयर टीम्स हैं तो फिर आप ऑर्गेनिक मोड को यूज़ करेंगे। एम्बेडेड मतलब अगर आपके पास बहुत टाइट कंस्ट्रेंट्स हैं, रिसोर्सेज आपको चाहिए, फंड्स आपको चाहिए, हार्डवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, तो फिर आप एम्बेडेड मोड को जाएंगे। मतलब रियल टाइम एप्लीकेशंस अगर आप बनाना चाह रहे होंगे तो फिर आप रियल टाइम की तरफ जाएंगे। और अगर आप आपके पास ये समझ लें कि 50% अगर आपके पास इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, तो फिर आप सेमी डिटैच मोड को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनिक में क्या होगा, आपको हर एक चीज़ 100% क्लियर है। जैसे आपकी ये ई कॉमर्स पे सिस्टम्स होती हैं, या ये जो शॉप के अंदर जो सिस्टम रखे होते हैं, जिससे आपका एक बिल बन के आ जाता है, कैश एंड कैरी के अंदर सिस्टम्स होती हैं, तो ये इनकी हर एक चीज़ हमें क्लियर होती है। तो ये बेसिकली हम ऑर्गेनिक मोड में इनको डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह जो रियल टाइम सिस्टम्स हैं, जैसे बैंकिंग एप्लीकेशंस होंगी, तो ये फिर एम्बेडेड मोड में आ जाएंगी। और सेमी डिटैच में इनका जो मिक्सचर है, या 50% आप ये कह रहे हैं कि 50% आपको चीज़ें क्लियर हैं, 50% क्लियर नहीं है, जो कि मैं इंटरमीडिएट मोड में बात कर रहा था, तो वो फिर सेमी डिटैच की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास कोकोमो मॉडल में जो कोकोमो आपके पास कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल है, इसमें आपके पास 3 मॉडल्स हैं। एक है बेसिक, फिर है इंटरमीडिएट, फिर है एडवांस। ठीक है, बेसिक, इंटरमीडिएट एंड एडवांस। और ये जो बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस है, इनको आप 3 मोड्स में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एक है ऑर्गेनिक, एम्बेडेड एंड सेमी डिटैच। ठीक है, हम फर्दर आगे चलते हैं। अब हमने बात की कि ये जो कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल है, ये हम यूज़ करते हैं एफर्ट को कैलकुलेट करने के लिए कि हमारे प्रोजेक्ट में कितनी एफर्ट रिक्वायर्ड है। तो एफर्ट को कैलकुलेट करने का जो फार्मूला गिवन है, ये फार्मूला बहुत ईजी है, ये आप लोगों ने यूज़ करना है। तो अगर आपने पर्सन पर मंथ, जिसको पीएम कहते हैं, अगर आपने एफर्ट कैलकुलेट करनी है, तो उसका फार्मूला क्या होगा, ये ए कांस्टेंट वैल्यू है, ये बी भी कांस्टेंट वैल्यू है, और इसके आपने ब्रैकेट्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, किलो डिलीवर्ड सोर्स इंस्ट्रक्शन, जिसको हम लाइन ऑफ कोड भी कहते हैं, इसको हम KLOC भी कहते हैं, किलो लाइन्स ऑफ कोड। ठीक है, और यहाँ भी ये जो ए और बी की वैल्यू होगी, या आपको पेपर में ये टेबल ऐसे गिवन होगा। ठीक है, अगर नहीं भी गिवन होगा तो आपने इन वैल्यूज़ को मेमोराइज कर लेना है, नॉर्मली ये गिवन होता है। तो यहाँ पे ये देखिए आपको मोड बताया गया है, ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच या एम्बेडेड, कि मतलब आप अगर बेसिक मॉडल को भी फॉलो कर रहे हैं तो फिर भी यही 3 मोड्स होंगे, इंटरमीडिएट होगा फिर भी यही 3 मोड्स होंगे। तो ये आपने ए की वैल्यू यहाँ से, आपने जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू यहाँ से पिक करनी है। मतलब अगर आप ऑर्गेनिक मोड को फॉलो करेंगे तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2.4। अगर आप सेमी डिटैच मोड को फॉलो कर रहे होंगे तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3.0, और इसी तरह आगे। तो आपने सिंपल क्या करना है, ए की वैल्यू पुट करनी है, बी की वैल्यू पुट करनी है। और ये जो लाइन ऑफ कोड है, मतलब अभी तो आपने सॉफ्टवेयर को डेवलप ही नहीं किया ना, तो लाइन ऑफ कोड को नॉर्मली हम एज्यूम करते हैं कि लेट सपोज कि अगर एक सिंपल एप्लीकेशन है, एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, तो इसमें फॉर एग्जांपल 50,000 लाइन ऑफ कोड होगा। ठीक है, लेट सपोज मैं कहता हूँ, तो ये हम एज्यूम करेंगे कि जो भी हम एक सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाने जा रहे हैं उसमें अप्रॉक्सीमेटली कितने 1000 लाइन ऑफ कोड होगा। और ये जो लाइन ऑफ कोड होता है ये हम थाउजेंड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं किलो लाइन ऑफ कोड इसको। और उसके बाद जो है तो नॉर्मली ये जो कोकोमो मॉडल है, ये प्रोडक्टिविटी फाइंड करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। तो प्रोडक्टिविटी का फार्मूला क्या होता है कि डिलीवर्ड सोर्स इंस्ट्रक्शंस डिवाइडेड बाय पर्सन पर मंथ। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाती है, प्रोडक्टिविटी, मतलब कितने लाइन ऑफ कोड था और कितने लोगों ने उस पर काम किया, तो आपको पता चलता है कि प्रोडक्टिविटी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की क्या आ रही है। इसके बाद अगर आपने टाइम को कैलकुलेट करना है, स्केड्यूल करना है, तो टाइम के लिए फार्मूला क्या आता है, C
जो वेरिएबल है, फिर मैन मंथ जो आपने मतलब वो एफर्ट कैलकुलेट की होती है, और उसके बाद डी आ गया। ठीक है, डी की भी वैल्यू आपने यहाँ से कैलकुलेट करनी है, जो नीचे टेबल गिवन होते हैं। सी की भी वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है। जो भी मोड आप यूज़ कर रहे होंगे आपने सिंपल उन मोड्स की वैल्यू यहाँ से पिक करनी है, और इन फार्मूलाज के अंदर आपने जो है तो यूज़ करके आंसर निकालना है। अच्छा जी, उसके बाद एवरेज स्टाफिंग का फार्मूला वही है कि पर्सन पर मंथ, मतलब कि जितने लोग काम करते हैं उसको डिवाइड कर देना आपने ड्यूरेशन के साथ, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कितने लोग हैं वो इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। अब हम इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं जिससे हमें समझ आ जाएगा। तो ये इस एग्जांपल में हम किस मॉडल को अप्लाई कर रहे हैं, बेसिक कोकोमो मॉडल, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिक कोकोमो मॉडल में हम क्या कह रहे हैं, यू मस्ट डिसाइड ऑन, अब लाइन ऑफ कोड कितने 50,000 लाइन ऑफ कोड है। ठीक है, कितना लाइन ऑफ कोड है, 50,000 लाइन ऑफ कोड। और प्रोजेक्ट टाइप हमें क्या बताई गई है, सेमी डिटैच। जो मैंने आपको कहा था ना कि आप बेसिक मॉडल को यूज़ करें, इंटरमीडिएट को करें, एडवांस को करें, ये तीनों मॉडल जो हैं वो 3 मोड्स में काम करते हैं। तो मोड्स कौन से थे, ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच एंड एम्बेडेड। तो इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि लाइन ऑफ कोड कितने और किस मोड में काम कर रहा है ये बेसिक मॉडल। तो सेमी डिटैच मोड में है, तो ए की वैल्यू अगर मैं सेमी डिटैच में देखूंगा तो वो कितनी आ रही है, 3.0। तो मैंने यहाँ पे ए की जगह 3.0 लिख दिया। फिर यहाँ पे है 50,000 लाइन ऑफ कोड, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 50 किलो लाइन ऑफ कोड, इसको हम लिखते हैं KLOC, किलो लाइन ऑफ कोड। ठीक है, तो बजाय इसके कि मैं 50,000 लिखूं, मैंने यहाँ पे फार्मूले में सिर्फ 50 लिखना होता है, क्योंकि फार्मूला के अंदर ये जो अभी हमने ये फार्मूला देखा था, इसके अंदर ये देखें ये वैल्यू क्या लिखी हुई है, किलो, के यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो हम ऑटोमेटिकली एज्यूम करते हैं कि ये 1000 में बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 50 लिखा, और यहाँ पे बी की वैल्यू क्या आ रही है, ये देखें 1.12, मैंने यहाँ पे 1.12 वैल्यू कैलकुलेट की और मेरे पास आंसर क्या आएगा 240, मतलब 240 जो लोग हैं वो इस प्रोजेक्ट में काम करेंगे अगर 50,000 फॉर एग्जांपल, ये एक एज्यूम वैल्यू आ रही है कितनी अगर होगी वैल्यू। ठीक है, इसी तरह अगर आपने ड्यूरेशन कैलकुलेट करनी है तो सी की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे 2.5, तो आपने यहाँ से सी की वैल्यू पुट की, फिर 0.35 डी की वैल्यू आपने पुट की, और यही जो 240 आंसर आया था ये आपने यहाँ पे पुट करना है जब आपने ड्यूरेशन कैलकुलेट करनी है प्रोजेक्ट की। ठीक है, मतलब जब आपने ड्यूरेशन कैलकुलेट करनी है तो जो आपके पास आंसर आएगा एफर्ट का, वही आपने आंसर यहाँ पे ब्रैकेट्स में पुट करना है। आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आपके पास ड्यूरेशन आ जाएगी फॉर एग्जांपल 17 मंथ्स की। ठीक है, और अब अगर आपने ये देखना है कि कितने नंबर ऑफ जो है तो पर्सनस हैं जो कि एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में उन्होंने काम किया है। ठीक है, तो आप 240 जो आपके पास आंसर आया होगा पर्सन मंथ का, उसको डिवाइड कर देंगे ड्यूरेशन के साथ, तो 14 आपके पास आ जाएगा कि ये दीज आर द 14 पीपल्स के जिन्होंने इसमें काम करना है। पर्सन पर मंथ में आपको बता देंगे कि मंथ के हिसाब से जो है तो कितनी स्टाफ आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ये 3 पैरामीटर्स हैं जो कि कोकोमो मॉडल आपको फाइंड करके दे देता है, और इनकी बेस के ऊपर हम फर्दर फिर कॉस्ट एस्टिमेशन की तरफ जाते हैं और हमें पता चलता है कि क्या कॉस्ट एस्टिमेशन होगी। देखिए, अगर हमें यह पता चल जाए कि 10 लोगों ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है, तो फिर उन 10 लोगों को जो हमने सैलरीज देनी है, जो हमने इंसेंटिव्स देने हैं, वो सारी हम फिर प्रोजेक्ट जो हमने क्लाइंट से पैसे चार्ज करने हैं उसमें इंक्लूड करके फिर हम कॉस्ट अपनी बताएंगे। ठीक है, तो ये एग्जांपल तो थी बेसिक कोकोमो मॉडल की। ठीक है, अगर हम फर्दर इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल की बात करें कि इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल कैसे काम करता है और कैसे एफर्ट को कैलकुलेट करता है, तो जस्ट एक डिफरेंस आता है फार्मूले में इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल में। तो वो बेसिकली ये है कि इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल को अगर हम यूज़ करेंगे तो उसमें कुछ कॉस्ट ड्राइवर्स आ जाते हैं। ठीक है, उसमें कुछ क्या आ जाते हैं, कॉस्ट ड्राइवर्स। कॉस्ट ड्राइवर्स का मतलब है कि अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बनाने जा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा सिक्योर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा रिलायबल होना चाहिए, इसमें डेटाबेस का फीचर होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल परफॉर्मेंस इसकी हाई होनी चाहिए, तो जितनी ज़्यादा मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बताऊँगा तो कॉस्ट तो बढ़ेगी ना। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अगर एक गाड़ी लेता हूँ और मैं कहता हूँ इस गाड़ी के अंदर फॉर एग्जांपल एसी होना चाहिए, एम्बेडेड फीचर्स होने चाहिए, ऑटो लॉक का सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, लेदर शीट्स होनी चाहिए, तो मैं जितनी एक्स्ट्रा चीज़ें बताऊँगा तो वो गाड़ी की कीमत में ऐड होती रहेंगी।
कॉस्ट तो बढ़ जाएगी। तो इसलिए ये जो इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल है इसमें हम ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं ना इनकी कॉस्ट को भी इंक्लूड करती हैं। बेसिक कोकोमो मॉडल में हम इन एक्स्ट्रा कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करते, इंटरमीडिएट में इंक्लूड करते हैं। और इंटरमीडिएट में हम ये जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है इसको सिर्फ मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको हम कहते हैं एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर, EAF। ये जो EAF मैंने बस उस सिंपल फार्मूला बाकी सेम रहेगा, मैंने सिर्फ मल्टीप्लाई किसके साथ कर दिया, EAF का मतलब है एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर। और इसकी वैल्यू कैसे आएगी, प्रोडक्ट ऑफ द सिलेक्टेड फैक्टर्स, मतलब जो भी मैंने फैक्टर सेलेक्ट किए होंगे, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी, और उनकी जो वैल्यूज़ मैंने दी होंगी 1 2 3 4, उनको मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँगा, जो भी आंसर आएगा वो मेरा एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर की वैल्यू होगी। ठीक है, बाकी जो वैल्यूज़ हैं A और B की वो तो सेम रहेंगी। अब लेट सपोज कि एक हमारे पास एग्जांपल है, ठीक है, प्रोजेक्ट इज़ अ फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, मतलब मिशन क्रिटिकल सिस्टम है प्रोजेक्ट। ठीक है, तो मिशन क्रिटिकल सिस्टम है तो मतलब कि रियल टाइम सिस्टम होगा, तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है तो इसमें कितने 1000 लाइन ऑफ कोड है, 310,000 लाइन ऑफ कोड। ठीक है, मतलब 3,10,000 लाइन ऑफ कोड है। तो अगर प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स होगा तो ऑब्वियसली वो फिर एम्बेडेड मोड में हम उसको रन करेंगे। एम्बेडेड मोड में जितने भी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होते हैं वो एम्बेडेड मोड में हम रन करते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर देखें, फिर उन्होंने लाइन में लिखी है कि रिलायबिलिटी मस्ट बी वेरी हाई, और रिलायबिलिटी की वैल्यू यहाँ पे क्या दी गई है, 1.40। ठीक है, अब अगर इस तरह के रिलायबिलिटी के अलावा कुछ और भी फैक्टर्स होंगे तो आपको क्वेश्चन के अंदर ये वैल्यूज़ गिवन होंगी। ठीक है, सो वी कैन कैलकुलेट, हमने क्या कैलकुलेट करना है, एफर्ट, स्केड्यूल और एवरेज स्टाफिंग, मतलब एवरेज कितने लोग काम करेंगे। ठीक है, ये वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट करनी है और हमने अब इस किस मोड को यूज़ करना है, इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल को यूज़ करना है। ठीक है, अब इसके लिए देखें एफर्ट की वैल्यू, A की वैल्यू क्या, हम सेमी डिटैच की अगर बात करें तो A की वैल्यू क्या आती है इसमें एम्बेडेड मोड में 3.6 और B की वैल्यू क्या आ रही है 1.20। तो मैंने सिंपल यही किया कि A की वैल्यू क्या पुट कर दी 3.6 और B की वैल्यू क्या पुट कर दी 1.0। और ये जो फार्मूला अभी देखा था कि हमने सिंपल एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर को क्या कर देना होता है, मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए मैंने ये जो 1.40 रिलायबिलिटी की वैल्यू थी, सॉरी, ये जो मेरे पास रिलायबिलिटी की वैल्यू आई थी, इसको मैं रेज करता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, तो ये इसको मैं यहाँ से, अच्छा, तो मैंने ये 1.4 को सिंपल क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, बाकी मेरा सारा फार्मूला सेम है और मेरे पास आंसर क्या आया 5093 मैन मंथ। अब इसी 5093 को जैसे हम बेसिक में करते थे कि ये C की वैल्यू क्या आ रही है स्केजुलिंग के लिए, अगर हम एम्बेडेड मोड को यूज़ करेंगे तो C की वैल्यू क्या आ रही है 2.5 और D की वैल्यू क्या आ रही है 3.032। तो मैंने उसी तरह C की वैल्यू पुट की, D की वैल्यू पुट की, तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है 38.4। ये मेरे पास स्केड्यूल आ गया, मतलब इतने महीने इस प्रोजेक्ट में लग सकते हैं। उसके बाद अगर मैंने एवरेज स्टाफिंग को कैलकुलेट करना है तो एवरेज स्टाफिंग के लिए 5093 को मैं डिवाइड करूंगा 38 से, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 133। ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो ये जो कोकोमो मॉडल है ये बेसिकली हम एफर्ट, स्केड्यूल और एवरेज स्टाफिंग के एक प्रोजेक्ट के अंदर कितने एवरेज हमें लोग चाहिए जो काम कर सकते हैं, और जब हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो फिर हम कॉस्ट को एस्टिमेट करना हमारे लिए आसान हो जाता है कि अगर 133 लोग हैं जो इस प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो इनका जो रहना है, फिर खाने पीने का, फिर ट्रैवलिंग का अगर कोई एक्सपेंस है तो वो सारा फिर हम देख के एक प्रोजेक्ट की कॉस्ट को एस्टिमेट करते हैं। तो दिस इज़ इंटरमीडिएट मॉडल, और इंटरमीडिएट मॉडल को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए। तो इसी तरह ये एक और एग्जांपल है, इसको आपने देख लेना है, रिव्यू करना है, एज अ प्रैक्टिस आपने इसको यूज़ करना है। तो अगर आपका कोई इसमें क्वेश्चन होगा तो आपने मेरे से पूछ लेना है। तो अभी हमने बस कोकोमो मॉडल को डिस्कस किया है, बेसिक, इंटरमीडिएट को, और एडवांस में भी ऑलमोस्ट यही होता है। एडवांस को हम फिर जो है तो लेटर डिस्कस करेंगे। अगर आपका इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।